हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, थंबनेल पे आपने देखा ही होगा कि आज तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको पूर्णतः अध्ययन करा के ही हम यहाँ से आपको रुखसत करेंगे, आपको यहाँ से क्लास ओवर करेंगे। आज आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में ऐसा नॉलेज देंगे जो शायद ही आप लोगों ने आज तक सुना होगा। ठीक है, बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आइए स्टार्ट दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हमें पूर्णतः अध्ययन करना है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में आप देख रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं। तो आपको बता दें कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर की विभिन्न अंगों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये इसके माध्यम से शरीर के जितने अंग होते हैं उनके कार्य में सामंजस्य और संतुलन बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखिएगा, आगे कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ये इतने पार्ट्स मिलकर जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? तंत्रिका तंत्र में भैया संवेदी अंग आते हैं, तंत्रिकाएं आती हैं, मस्तिष्क आते हैं, मेरुरज्जु आता है एवं तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, ये इतने पार्ट मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं जैसे कह रहा है कि तंत्रिकीय नियंत्रण का एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो भी तंत्रिका तंत्र द्वारा जो भी नियंत्रण होता है, जो भी आपका मुख्य कार्य होता है, ठीक है, वो सारे कार्यों का समन्वय जो होता है वो मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तंत्रिका के कार्य की। तो भैया आपको अब किस पर अध्ययन करना है? तंत्रिका के कार्य पर अध्ययन करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अब हमें किस पर अध्ययन करना है? तंत्रिका के कार्य पर अध्ययन करना है। तो तंत्रिका के कार्य में पहला पॉइंट है आपका, कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट में तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के ही द्वारा शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका संचालन और नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे कह रहा है तंत्रिका तंत्र के कार्य में यह समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण भी करता है। अर्थात कहने का मतलब जितने भी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो तंत्रिका तंत्र ही करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है यह जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो जंतु होते हैं उनकी वातावरण के अनुसार जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही होती हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का निगमन करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कि जो मानव में तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, वो कितने भागों में डिवाइड होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड होता है भैया? मानव का तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, ये भी आपको बताएंगे। यह मुख्यतः आपका मानव का तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। पहला जो भाग होता है उसको हम लोग जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से। किस नाम से भैया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से। ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र पर भी जो नियंत्रण रखता है वो क्या होता है? वो भैया आपका स्वयं तंत्रिका, अर्थात कहने का मतलब कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वही आपका इसमें तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला जो होता है आपका उसमें हम कह सकते हैं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। अर्थात आपको बता दें कि मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु होते हैं
ठीक है, वही मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। और मस्तिष्क जो होता है, अर्थात मस्तिष्क मेरुरज्ज का ही बड़ा हुआ भाग होता है। अर्थात कहने का मतलब मस्तिष्क जो होता है वो मेरुरज्ज का एक प्रकार से बढ़ा हुआ भाग होता है। बात करते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, जिसको इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी मतलब अवैध काम करता है, अर्थात कहने का मतलब जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ये हमारे मस्तिष्क का ही कार्य होता है। अर्थात कहने का मतलब किसी ने जैसे आपको मारा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसके साथ क्या रिएक्ट करना चाहिए, आपके मस्तिष्क में तमाम प्रकार के ख्यालात आते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में इस समय ये भी आ रहा होगा कि लाओ वीडियो स्किप कर देते हैं। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा पूरी वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव का व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। ठीक है, आगे कह रहा है इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। अर्थात कहने का मतलब आपका सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर का नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। कह रहा है मस्तिष्क का मानव का मस्तिष्क कोश व केनेरियम के अंदर अच्छी तरह सुरक्षित होता है। ये दो पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मस्तिष्क और केंद्रियम। इसके माध्यम से मतलब इसी के अंदर आपका जो मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित होता है। आगे कह रहा है मस्तिष्क के बारे में, अर्थात इनके बारे में बता रहा है, केंद्रियम और मस्तिष्क कोश के बारे में। कह रहा है केंद्रियम जो होता है वो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। अर्थात कहने का मतलब एक प्रकार से ये मस्तिष्क पर आवरण का कार्य करता है जो बाहरी आघातों से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वो 1400 ग्राम होता है, अर्थात 1400 ग्राम्स। मानव मस्तिष्क का भार, औसत भार जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। आगे बता रहा है आपको कि इसके चारों ओर मेनिन्जेज नामक एक आवरण पाया जाता है। ये भैया एक और आवरण पाया जाता है जो कि हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। आगे बता रहा है मानव का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। आप लोग जानते हैं कि पूरे शरीर का जब नियंत्रण कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जटिल और विकसित तो होगा ही होगा, जटिल हो या ना हो वो अलग बात है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि शरीर का टोटल अगर पूरा कार्य देख रहा है तो जटिल तो होना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है इसका औसत आयतन जो होता है वो 1650 ml के, अर्थात 1650 ml होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मानव का जो मस्तिष्क होता है उसको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेरुरज्ज के बारे में। मेरुरज्ज कह रहा है मेंडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्ज बनाता है। ठीक है, जो आपका आम्ला गेटा होता है, ठीक है, इसका पिछला भाग मेरुरज्ज बनाता है। मेरुरज्ज का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। ठीक है, मेरुरज्ज का जो अंतिम सिरा होता है एक पतले सूत्र के रूप में होता है। आगे बता रहा है कि मेरुरज्ज के चारों ओर ड्यूरोमीटर, आग्नायड और पायमीटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्ज बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। इसकी दोनों सतह पर एक एक खांच पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है जिसमें क्रमशः डार्सल फिशर एवं वेंट्रल फिशर कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इसकी दोनों सतहों पर जो एक एक खांच पाई जाती है उनको इन दोनों नाम से जानते हैं, जिसमें पहला नाम आपका है डार्सल फिशर और दूसरा जो है वो वेंट्रल फिशर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। कह रहा है मेरुरज्ज के मध्य एक सक्रिय नाल पाई जाती है जिसको केंद्रीय नाल के नाम से जानते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे कह रहा है केंद्रीय नाल में सेरेब्रोस्पाइनल त्रोव भरा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये मान के चलिएगा वन एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्ज का मोटा भाग 2 भागों में बटा होता है। आगे बता रहा है भीतरी स्तर को धूसर पदार्थ
तथा बाहरी स्तर को श्वेत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरे पदार्थ जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं उनके डेंट्रांस एवं न्यूरोग्लिया प्रबंधों का बना होता है, जबकि श्वेत पदार्थ जो होता है वो मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोग्लिया प्रबंधों का बना होता है। मेरुरज्जु के कार्यों के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब कह रहा है इसमें, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यह मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट था, ठीक है, पहला पार्ट हम लोगों ने अध्ययन किया, दूसरे पार्ट के बारे में चलते हैं जिसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है स्वायत्त एवं स्वचालित तंत्रिका, अर्थात कहने का मतलब जो तंत्रिका तंत्र का तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्तवाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। आगे बता रहा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने 1921 में प्रस्तुत किया था। अर्थात आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको बता दें सन 1921 में लैंगली महोदय ने इसको प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। ठीक है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है आपका, इसके 2 भाग होते हैं। पहला जो होता है उसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है उसको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों तंत्र केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रों से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्रों द्वारा ही होता है। ठीक है, बात करते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि इसे थोरे कोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं, जिसको क्योंकि जो प्रोगोनोलियो की तंतु होते हैं वह स्पाइनल गार्ड को थोरेसिक तथा लंबर क्षेत्र में ही संलग्न करते हैं। संलग्न करने का मतलब जोड़ने से है, ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है यह एक जोड़ा गैंग्लियोनियो एक श्रृंखला को रखते हैं जो स्पाइनल गार्ड के दोनों ओर गर्दन से उधर तक रहता है। तंत्रिका तंतु गैंग्लिया को विसरल अंगों तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। ठीक है, आगे आपको बता दें वह तंत्रिका तंतु जो गैंग्लिया को केंद्रीय तंत्रिका से जोड़ते हैं उन्हें मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रीगैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु स्पाइनल गार्ड से निकलते हैं तथा स्पाइनल तंत्रिकाओं की आधार मूल के पास होते हैं। वह तंत्रिका तंतु जो गैंग्लिया को अंगों से जोड़ते हैं उन्हें नॉन मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु या पोस्ट गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु कहते हैं। उसके बाद आपको बता दें प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलकालीन तथा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिम्पैथीन स्रावित करते हैं। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। आपको बता दें कि ये आँख की पुतलियाँ जो होती हैं इनको फैलाने का काम किसका होता है भैया, इसको फैलाने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब प्रकाश होता है, ठीक है, जब लाइट होती है तो वहाँ पे आपकी आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो अपने आप छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जबकि जो अंधेरे में फैल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं, आगे कह रहा है यह श्वेत ग्रंथि से पसीने के स्राव को बढ़ाता है। यह लार ग्रंथियों के श्रवण को कम करता है। यह हृदय के स्पंदन को बढ़ाता है। यह त्वचीय रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है जिससे त्वचा पीली हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, यह उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों तथा कंकालीय पेशियों की संबंधित करती हैं। यह एड्रिनल श्रवण को बढ़ाता है। ठीक है, ये सब जो कार्य हैं ये आपके आगे कह रहा है, यह मूत्राशय की पेशियों को फैलाता है। यह लाइक्राइमल ग्रंथियों को श्रवण को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यह आहार नाल में क्रमानुसंकुचन को कम करता है। यह पाचन ग्रंथियों में के श्रवण को कम करता है। यह गुदा के स्फिक्टर को सिकोड़ता है। यह क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब इसकी क्रिया जब होती है तो इसे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। यह श्वसन दर को तीव्र करता है। ठीक है, यह रक्तदाब को बढ़ाता है।
यह रुधिर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब तक जो पढ़ रहे थे वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य थे। अब हम लोग पढ़ेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बता दें, यह युग्मित गैगोनोलिक श्रृंखला का बना होता है जो मस्तिष्क से आरंभ होता है तथा स्पाइनल गार्ड के सैक्रल भाग से भी उत्पन्न होती है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया सिर, गर्दन और सैक्रल क्षेत्र में रहता है। आगे कह रहा है, यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है जिसे सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका समान अंगों को नई नर्व सप्लाई करती हैं, किंतु इनका असर एक दूसरे के विपरीत होता है। इनके कार्य के बारे में अगर हम देखें तो यह आँख की पुतलियों को सिकुड़ता है, ठीक है। यह श्वेत ग्रंथियों के पसीने को स्राव को घटाता है। यह लाल ग्रंथियों के श्रवण को बढ़ाता है। यह हृदय स्पंदन को घटाता है। यह सभी रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, ठीक है। यह एड्रिनल श्रवण को कम करता है। यह मूत्राशय की पेशियों को सिकुड़ता है। यह लैक्राइमल ग्रंथियों के श्रवण को कम करता है। यह अर्थात कहने का मतलब जो भी बात हो रही है या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में हो रही है। आगे कह रहा है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। यह आहार नाल के क्रमानुकंचन को बढ़ाता है, ठीक है। यह पाचन ग्रंथियों के श्रवण को बढ़ाता है। यह गुदा के स्फिंक्टर को फैलाता है। इसकी क्रिया से बाल के रोंगटे खड़े नहीं होते। यह श्वसन दर को कम करता है, ठीक है। यह श्वसन दर को कम करता है। आगे कह रहा है, यह रक्तदाब को कम करता है। यह रुधिर में आरबीसी की संख्या में कमी करता है। अर्थात कहने का मतलब अगर आरबीसी की संख्या को कम करने का काम होता है वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का होता है, ठीक है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम एवं सुख की स्थितियों में उत्पन्न करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं की। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं भैया, इनमें स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहते हैं। बाह्य उत्दीपनों के प्रति होने वाली यंत्रवत तत्काल एवं अविवेचित अनुक्रिया को, जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की क्रियाओं में हम जो कुछ भी करते हैं उन पर विचारों का नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब बिना सोचे समझे हम कुछ भी कर डालते हैं, जैसे घुटने का झटका, खांसना, जम्हाई लेना, पलकों का झपकना, छींकना आना, डर से कांपने लगना, खाने की वस्तु देखकर मुंह में पानी आना, ठंड से कांपना, बुरी खबर सुनकर हृदय की धड़कन तेज होना आदि सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण। अर्थात कहने का मतलब जितनी घटना आपको बताई गई ये अचानक उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है। इसमें मस्तिष्क का कोई कोई भी कार्य मस्तिष्क का नहीं होता है, ये खुद होते हैं। आगे कह रहा है, सामान्यतः ये क्रियाएं रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में उद्दीपनों या संवेदनों को त्वचा या अन्य ग्राही अंगों से संवेदना मार्ग द्वारा तंत्रिका तक केंद्र मेरुरज्जु में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से संवेदना प्राप्त कर उचित आदेश निर्गत होते हैं, ठीक है। ये आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए फिर अविवाही अंगों में पहुंचने तथा तंत्रिका तंत्र के आदेशानुसार कार्य होते हैं। आवेग संरक्षण के संपूर्ण पथ को प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, अधिकतर प्रतिवर्तन मेरुरज्जु से संबंध होते हैं, इसलिए इन्हें मेरु प्रतिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। और आगे, ठीक है, मेरु प्रतिवर्तन भी कहते हैं। और आपको बता दें कि आज के लिए भैया इसी पर हम लोग स्टॉप करते हैं। आइंदा आगे जो हम लोग इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई वीडियो खोज के लाते रहेंगे। साइंस की हुई, जीएस की हुई और या फिर जीके की हुई। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट पर, आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि जिस सब्जेक्ट पर आपको डाउट हो, जिस सब्जेक्ट पे आपको कन्फ्यूजन हो, आप उस पर कमेंट कीजिए, आपको उस पर उसका आंसर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। आप लोग को बहुत बहुत विवेक वार्ता चैनल की तरफ से धन्यवाद।